नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि 70th बीपीएससी का आपका बुक लिस्ट क्या होना चाहिए। हमने अपने लास्ट वीडियो में आपको ये बताया था कि किस तरह से आपका जो एग्जामिनेशन है वो अपने पैटर्न को धीरे धीरे चेंज कर रहा है। और इस बार तो हमने एक काफ़ी ज़्यादा ड्रेस्टिक चेंज देखा था 69th बीपीएससी में, जिसमें कि क्वेश्चन का जो पैटर्न था वो बिल्कुल डिफरेंट था पहले से। 1/3 नेगेटिव मार्किंग तो थी ही, लेकिन 2 घंटे के अंदर आपको 150 क्वेश्चंस करने थे। और उसमें भी जो क्वेश्चंस ज़्यादातर थे वो थोड़े से डेप्थ में पूछे गए थे। आपको थोड़े से डेप्थ एनालिसिस की, थोड़े से डेप्थ स्टडी की ज़रूरत है। उन सारी चीज़ों को नज़र में रखते हुए मैंने उन बुक्स को बाहर निकाला है जहाँ से आपके क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा आने की पॉसिबिलिटीज़ हैं। मैं ये नहीं बोलूँगा कि उस बुक से डायरेक्ट क्वेश्चन उठ करके और आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि उस बुक को अगर आप कवर कर लेते हो तो आपको मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो है वो काफ़ी आसानी से आप वहाँ पे कर पाओगे। कारण इसका यह है कि वो सारे बुक्स आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में हेल्प करेंगे। और इस बार का जो पैटर्न देखने को मिला है, इससे ये अंदेशा लगाया जा सकता है कि आने वाले जो 70th बीपीएससी का जो एग्ज़ाम है उसके अंदर आपको सिमिलर पैटर्न का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जिसमें कि आपको डेप्थ एनालिसिस की ज़रूरत होगी, आपको ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ने की ज़रूरत होगी, और आपकी नॉलेज अगर थोड़ी सी रूट लेवल की होगी तो ज़्यादा बेहतर तरीके से आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। साथ ही अब क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के तरीक़े को भी चेंज करना पड़ेगा। ज़्यादातर बच्चों ने ये बताया कि उन्होंने जितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे उसमें 25, 30, 35 ऐसे नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस गलत हो रहे थे। इसका कारण ये था कि डेप्थ में स्टडी उन्होंने करी नहीं थी और थोड़े बहुत नॉलेज के साथ उन्होंने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट लिए थे, और इस वजह से और ऑप्शंस को वो एलिमिनेट कर नहीं पाए। तो इस वीडियो में आप अगर इसको लास्ट तक देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने जिन बुक्स का जिक्र किया है, ऐसा नहीं कि आप उसको जानते नहीं हैं, बट आपको अब बीपीएससी के लिए भी उन बुक्स को पढ़ना पड़ेगा। आपको मेंटली सबसे पहले प्रिपेयर हो जाना चाहिए। अगर आप उन बुक्स को फॉलो करते हैं तभी आप काफ़ी कंफर्टेबल तरीके से 70th बीपीएससी में आराम से बैठ सकते हैं और आपका एग्ज़ाम जो होगा वो बहुत ही ईजिली निकलेगा। साथ ही साथ जो 70th बीपीएससी का जो मेंस आएगा उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, क्योंकि 60 to 70% तैयारी आपकी इसी दौरान हो चुकी होगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जो सबसे पहला सेक्शन हमारा साइंस का, यहाँ से लगभग सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस देखे जाते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 25 to 30 क्वेश्चंस जो है वो हर साल देखने को मिलता है। इस बार साइंस में थोड़ा सा पैटर्न चेंज देखने को मिला है। एनसीईआरटी से तो क्वेश्चंस आए ही हैं, लेकिन उसके अलावा साइंस एंड टेक से भी क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा देखने को मिले हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो क्वेश्चंस आपके हैं उसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर्स को फॉलो करने की ज़रूरत है। अगर आप करंट अफेयर्स को किसी वैसे करंट अफेयर के बुक को पढ़ रहे हैं अभी से जिसमें कि थोड़ा सा डेप्थ एनालिसिस है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप आने वाले एग्जाम्स में साइंस एंड टेक के जो भी क्वेश्चंस होंगे उसको आप कर पाएंगे। साथ ही जो इकोनॉमिक्स सेक्शन के जो क्वेश्चंस होते हैं वो ज़्यादातर करंट अफेयर पे बेस्ड होते हैं, और कुछ स्टैटिक पोर्शन भी होता है जिसके बारे में आपको बताऊंगा, तो आप उनको भी कर पाएंगे। सबसे मेन इंपॉर्टेंट है साइंस। साइंस के लिए क्या पढ़ें? आपको 1 से 2 क्वेश्चंस वैसे 69 बीपीएससी में देखने को मिल जाएंगे जो कि 10th के बाहर का सिलेबस था, 11th या 12th से उसको उठा करके पूछा गया था। लेकिन आपको एक क्वेश्चन के लिए जो है वो पूरे 11th और 12th के फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी हर एक चीज़ को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर आप क्लास 6 से लेकर के और 10th तक का एनसीईआरटी पढ़ पाते हैं तो अच्छी बात है। बट अगर आपको लगता है कि नहीं, उतनी ज़्यादा बेसिक में जा कर के पढ़ने की ज़रूरत नहीं है और आपकी बेसिक्स जो है वो थोड़ी सी क्लियर है, तो आप कम से कम 9th और 10th की एनसीईआरटी को काफ़ी अच्छे तरीके से, काफ़ी ध्यानपूर्वक आप इसको अच्छे से कंप्लीट करें, और कम से कम एग्जाम से पहले इसको आप 2 बार कंप्लीट करें। इसके शॉर्ट नोट्स बनाएं और एग्जाम से पहले रिवाइज करें। जो हमारा दूसरा टॉपिक है वो है करंट अफेयर्स। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। अब चाहे आप किसी भी एग्जामिनेशन में बैठेंगे वो करंट अफेयर्स के ओरिएंटेड होता चला जा रहा है, क्योंकि जितना भी स्टैटिक पोर्शन है वो लिमिटेड है, उसके अंदर कुछ बदलाव होने जा नहीं रहा। तो जो डाइवर्सिटी जो आएगी आपके सिलेबस के अंदर, आपके क्वेश्चंस के अंदर, वो करंट अफेयर्स से ही डाइवर्सिटी को लाई जा सकती है। यहीं से आपका एक्चुअल नॉलेज चेक किया जा सकता है, क्योंकि जो स्टैटिक पोर्शन है वो तो हर कोई कवर कर ही लेता है। इसलिए आपको करंट अफेयर्स को भी ध्यान में रखना है। मैं आपको यहाँ पे 2 मैगजीन्स प्रीफर करूँगा। आप दोनों में से कोई एक को यूज कर सकते हैं। आपको दोनों का दोनों यूज करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने टाइम को वेस्ट ना करें। या तो आप दृष्टि आईएएस का जो करंट अफेयर्स आता है आप या तो मंथली यूज कर लें। मंथली अगर आप यूज करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा।
थोड़ा थोड़ा करके आपका करंट अफेयर्स जो है वो डिटेल में कंप्लीट होता चला जाएगा और आपके मेंस में भी ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और अगर आप ये नहीं करना चाहते हैं तो आप विजन आईएएस को भी फॉलो कर सकते हैं। इनका भी करंट अफेयर का जो कंटेंट है वो काफ़ी अच्छा होता है, काफ़ी कंसोलिडेटेड होता है और काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें उसमें दे रखी होती हैं। तो आप मंथली करंट अफेयर्स को ज़्यादा फॉलो करने की कोशिश करें, क्योंकि आपके पास अभी बहुत अच्छा खासा टाइम है। कम से कम 6 महीना तो आप मान के चले कि आपके पास है। और आपके जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो ज़्यादा वॉल्यूम जो उसका होता है वो 6 महीने का ही होता है, पिछले 6 महीने का। हालांकि 1 साल का करंट अफेयर आपके एग्जाम में पूछा जाता है, बट 1 साल के मैगजीन्स को पढ़ने की ज़रूरत है नहीं। आप 6 महीने के मैगजीन्स को पढ़ें, अभी से स्टार्ट कर दें पढ़ना। नवंबर अभी स्टार्ट हुआ है, आप अक्टूबर का करंट अफेयर अभी खरीद लें और पूरे नवंबर में आप अक्टूबर का करंट अफेयर कंप्लीट कर लें। फिर नवंबर जब ख़त्म होगा तो आप नवंबर का करंट अफेयर का मैगजीन खरीदें और आप उसको जो है वो फॉलो कर सकते हैं। इस तरीके से आप हर एक अगले महीने में पिछले महीने का करंट अफेयर कवर कर सकते हैं। ये दृष्टि आईएएस का आपको मार्केट में भी मिल जाएगा और विजन आईएएस का मैं आपको बोलूँगा कि ये फ्री में अवेलेबल है। इसके वेबसाइट पे आप जाएँ, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसका प्रिंट आउट निकालिए और अच्छे तरीके से उसको पढ़िए। 1 महीने में एक करंट अफेयर का मैगजीन आप ख़त्म कीजिए। लास्ट के टाइम में मैं कुछ वैसे बुक्स बताऊंगा जो कि आपको पूरे 1 साल के करंट अफेयर्स को ओवरऑल रिवाइज करवाएगा। और उन बुक्स के बारे में अभी हम बात नहीं करेंगे, अभी हम डिटेल स्टडी के बारे में बात कर रहे हैं। और ये वीडियो उन्हीं के लिए फ़ायदेमंद होगा जो कि काफ़ी सीरियस स्टूडेंट्स हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि थोड़ा बहुत पढ़ के और बीपीएससी क्वालिफाई कर जाएंगे, तो क्वालिफाई करने के बाद भी मेंस में आपकी प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है, क्योंकि अगर आपने डेप्थ में स्टडी करी नहीं है तो प्रीलिम्स और मेंस के बीच में उतना समय होता नहीं है कि आप सारे सब्जेक्ट को संतुलित करके और उतने अच्छे तरीके से पढ़ाई कर पाएँ। आप पढ़ भी ले, रिवाइज भी कर ले, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर ले, आंसर राइटिंग भी कर ले, इतना संभव नहीं हो पाता। तो आपको मान के चलना है कि जो भी आप अभी पढ़ाई कर रहे हैं वो प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस की भी तैयारी कर रहे हैं। तो इस तरीके से आपका दिमाग अभी चलना चाहिए। जो हमारा तीसरा सब्जेक्ट है वो इकोनॉमिक्स। ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि इकोनॉमिक्स को नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन इस बार जो है वो 13 से 14 क्वेश्चन जो है इकोनॉमिक्स के पूछे गए हैं। और ये सारे के सारे क्वेश्चन वैसे थे कि अगर आपको बेसिक नॉलेज इकोनॉमिक्स का है, अगर आप टर्म्स को समझते हैं, तो आप आसानी से उन क्वेश्चंस को करके और ख़त्म कर सकते थे। उसमें कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का भी रोल होता है, जो कि आपको ये विजन आईएएस या फिर दृष्टि आईएएस या फिर किसी भी और भी बहुत सारे यूपीएससी के लिए बहुत सारे मैगजीन्स आते हैं, आप किसी भी एक को फॉलो कर सकते हैं। उसमें आपको आपका करंट अफेयर्स इकोनॉमिक्स का कवर हो जाएगा। और जो स्टैटिक पोर्शन है उसके लिए मैं आपको बोलूँगा कि क्लास 12th का जो मैक्रो इकोनॉमी और माइक्रो इकोनॉमी का जो एनसीईआरटी है, आप क्लास 12th के एनसीईआरटी को इकोनॉमिक्स के लिए फॉलो करें। आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन को दे रहे हो ग्रेजुएशन लेवल पे, चाहे वो आपका यूपीएससी सिविल सर्विसेज हो, सीडीएस हो, सीएपीएफ या कोई भी एग्जाम हो, उसके लिए इकोनॉमिक्स आपके लिए काफ़ी होगा। टर्म्स एंड जो बेसिक्स हैं जो भी, वो सारे के सारे आपके क्लियर हो जाएंगे। जो हमारा फोर्थ सब्जेक्ट है वो है आर्ट एंड कल्चर। इसको अक्सर हम क्या करते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं और यहाँ से आपको हर साल 10 से 12 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। खासकर 69 पीपीएससी की बात करें तो हम उसको कंसीडर करते हैं कि ये तो हिस्ट्री का क्वेश्चन है, और जब वो हमसे नहीं बनता तो हम सोचते हैं कि ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं था। दरअसल जो क्वेश्चन आपने नहीं पढ़ा था वो कहीं और से नहीं था, वो आपके आर्ट एंड कल्चर से था, जिसको कि आप इग्नोर करके चलते हैं। क्योंकि ज़्यादातर मैंने ये देखा है कि आर्ट एंड कल्चर वही लोग पढ़ते हैं जो कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज का एग्जाम दे रहे होते हैं। उसके अलावा बहुत कम स्टूडेंट्स होते हैं जो कि आर्ट एंड कल्चर को टच भी करते हैं। वैसे तो बहुत सारी बुक्स हैं मार्केट में अवेलेबल, लेकिन आप वैसे भी आर्ट एंड कल्चर को इग्नोर करके चल रहे थे। तो मेरा ऐसा मानना है कि कम से कम आप क्लास 11th एंड क्लास 12th दोनों की एक एक छोटी छोटी सी एनसीईआरटी है, आप इन दोनों के एनसीईआरटी को कम से कम कंप्लीट कर लें। अगर आप दोनों के एनसीईआरटी को कंप्लीट कर पाते हैं तो मुझे लगता है कि आपको आर्ट एंड कल्चर से 10 से 12 क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे, जो कि अमूमन ऐसे लगते हैं कि वो एंशियंट हिस्ट्री के या मेडाइवल हिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं, लेकिन वो होते हैं एक्चुअली आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चंस। और वो सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं वो एनसीईआरटी से लगभग लगभग देखने को मिल जाते हैं। तो ये हमने 4 सब्जेक्ट्स के बारे में बात की, साइंस, करंट अफेयर्स, इकोनॉमिक्स एंड आर्ट एंड कल्चर। लगभग लगभग जो है आपका 40% सिलेबस तो वहीं पे ख़त्म हो जाता है। अब कुछ वैसे टॉपिक्स की बात करते हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि क्या पढ़ें, इतने सारे सोर्सेज हैं, क्या पढ़ें क्या छोड़ें। मैं आपको हिस्ट्री के लिए सिर्फ 3 सोर्स बताऊँगा, मॉडर्न के लिए, एंशियंट के लिए और एक एनसीईआरटी। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आप कुछ भी मत सोचें, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आप स्पेक्ट्रम को फॉलो करें। स्पेक्ट्रम में भी रिवॉल्ट 1857 से आगे पढ़ना स्टार्ट करें। फिर लास्ट में आपको जब आप इसको ख़त्म कर लेंगे, 1857 में भी बहुत सारी चीज़ें वैसी हैं जो कि एनालिटिकल चीज़ें दे रखी हैं, तो आपको थोड़ा सा सेग्रीगेट करना पड़ेगा कि क्या पढ़ना है
और क्या एक बार पढ़ के छोड़ देना है और किन चीज़ों को जो है उसको बार बार पढ़ने की ज़रूरत है। तो जब आप उसको पढ़ेंगे तो आपको अपने आप को समझ में आ जाएगा क्वेश्चन का नेचर कैसा आपके एग्जाम में होता है। आप प्रीलिम्स की अगर बात करें तो प्रीलिम्स के लेवल पे तो वहाँ से क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, लेकिन जो आपकी एक थॉट डेवलप होगी इस बुक को पढ़ने के दौरान वो आपको कहीं ना कहीं मेंस में भी आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। तो आप ऐसा मान के चले कि आप हिस्ट्री जो पढ़ रहे हैं वो मेंस के पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं, ना कि प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से। डेफिनेटली आपका प्रीलिम्स जो होगा वो क्लियर होगा ही होगा, प्रीलिम्स से सारे के सारे क्वेश्चंस बनेंगे। साथ ही जब भी आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो उसमें जब भी बिहार का जिक्र हो रहा हो तो उसको थोड़ा सा ठहरें और उसके बारे में और थोड़ी सी रिसर्च करें और उस टॉपिक को और अच्छे से डेप्थ में आप स्टडी करने की कोशिश करें। जैसे मान लेते हैं कि जब आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे होंगे तो महात्मा गांधी के साथ साथ जो है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का भी उल्लेख होगा। जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात आएगी तो उनके बारे में आप थोड़ा सा और डिटेल स्टडी करें और राजेंद्र प्रसाद के बारे में थोड़ा सा एक नोट्स बना लें। एक नोटबुक रखें जिसमें इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ के आप नोट्स बना करके रखेंगे और उसमें जैसे श्री कृष्ण सिंह हो गए, जैसे राम मनोहर लोहिया हो गए, तो ऐसे जो भी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज आपकी हिस्ट्री में नाम आते जाएंगे आप उसका एक लिस्ट बनाएंगे और उनके बारे में आप डिटेल स्टडी कर लेंगे। तो आपको मुझे लगता है कि मॉडर्न हिस्ट्री काफ़ी अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा, ना कि सिर्फ प्रीलिम्स के लिए बट कि मेंस के लिए भी आपका पूरे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। आपको कम से कम 2 बार अभी एग्जाम से पहले 2 बार और 1 बार एग्जामिनेशन से जस्ट पहले रिवीजन के दौरान आपको मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ने की ज़रूरत है। फर्स्ट टाइम में कहीं भी कोई अंडरलाइन मत करें, सेकंड टाइम में जो आपको लगता है कि ये फैक्ट याद रखने वाली चीज़ है उसको आप बस अंडरलाइन कर लें, ताकि थर्ड टाइम में आपके एग्जाम से जस्ट पहले रिवीजन में काफ़ी आसानी होगी। तो ये 1857 के आगे जो है आप मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो ज़्यादा हेल्पफुल होगा। साथ ही उसके बाद में इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस भी कुछ दे रखा है, उसको भी अगर आप पढ़ लेते हैं एक बार तो काफ़ी हेल्पफुल होगा कि कैसे किस गवर्नमेंट के दौरान क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए हमारे देश के अंदर। कभी कभी सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान है उसमें क्या किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस किया गया था, सेकेंड ईयर 5 ईयर प्लान है उस पर किस चीज़ पे फोकस किया गया था। हमें लगता है कि ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, बट हम चाहे तो इसको इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस जो हिस्ट्री है हमारा उसका भी क्वेश्चन मान सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आप इसको किस कैटेगरी में डालते हैं, बट इस बुक से आपको वो सारी चीज़ें आसानी से मिल जाएंगी। और मुझे लगता है कि इस बुक को पढ़े बिना आपका कोई उपाय नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। साथ ही कुछ स्टेटमेंट्स भी आपको इस बुक में मिलेंगे जो कि डायरेक्ट एक कोटेशन दे दिया जाता है और बोला जाता है कि ये किसने कहा था। तो वो सारे इंपॉर्टेंट कोटेशंस जो है वो आपको इस बुक में मिल जाएंगे और ये सफिशियंट होगा मॉडर्न हिस्ट्री के लिए। इसके अलावा कुछ भी फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। सेकेंड आते हैं एंशियंट हिस्ट्री। एंशियंट हिस्ट्री के लिए आप RS शर्मा को फॉलो कर सकते हैं काफ़ी अच्छे तरीके से। 300 साढ़े तीन सौ के आसपास पेजेज हैं इसमें और 350 पेज में ही इन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से एंशियंट हिस्ट्री को कवर किया है। इसमें आपको ये समझ में आएगा कि जो एंशियंट टाइम में हमारा गवर्नेंस था, हमारी सोसाइटी थी वो कैसी थी, हमारा सोशल फैक्टर कैसा था, हमारे सोसाइटी में प्रॉब्लम्स क्या क्या थे, कैसे उसके सॉल्यूशंस निकाले जा सकते थे, उस समय से सीख करके अभी के सोसाइटी में हम क्या इंप्लीमेंट कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में आपको बहुत ही अच्छे तरीके से एक कॉन्सेप्ट आपका बिल्ड हो जाएगा जो कि आपके मेंस के पर्सपेक्टिव से स्पेशली काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा और प्रीलिम्स में तो आपके काम के हैं ही है। साथ ही हम बात करते हैं NCERT। ये मस्ट है, कुछ नहीं करना आपको। क्लास 12 सिर्फ और सिर्फ क्लास 12 की आप NCERT ले लीजिए। 3 NCERT आएंगी हिस्ट्री की, क्लास 12 की पार्ट 1, 2, 3। एक में एंशियंट, दूसरे में मेडाइवल, तीसरे में मॉडर्न हिस्ट्री दिया हुआ है। आप जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो इसके साथ साथ मॉडर्न हिस्ट्री का NCERT भी फॉलो करें। जब आप एंशियंट हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो इसके साथ साथ आप एंशियंट हिस्ट्री के NCERT को भी फॉलो करें। और जब आप मेडाइवल पढ़ रहे हो तो मेडाइवल के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप सिर्फ और सिर्फ NCERT ही फॉलो करें। उसके लिए आप इधर उधर भागे नहीं। मेडाइवल के लिए आप सिर्फ और सिर्फ NCERT को फॉलो करें और जो आर्ट एंड कल्चर जहाँ से ज़्यादातर क्वेश्चंस मेडाइवल से पूछे जाते हैं वो आपके आर्ट एंड कल्चर में अपने आप कवर हो जाएगा। तो इसके लिए मेडाइवल हिस्ट्री के लिए किसी और थर्ड बुक को प्रीफर करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इंडियन पॉलिटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ज़्यादातर जो सिविल सर्विसेज के जो एस्पिरेंट्स होते हैं उनका सबसे फेवरेट सब्जेक्ट यही होता है, इंडियन पॉलिटी। आंख बंद करके आप लक्ष्मीकांत का कोई भी एडिशन ले ले, कोशिश करें। अगर आपके पास अभी तक अवेलेबल नहीं है तो जो सबसे लेटेस्ट एडिशन है उसको लेने की कोशिश करें। लक्ष्मीकांत को पढ़ने में आपको समय लगेगा 1 महीना से लेकर के 40 दिन के बीच में आपको समय लगेगा एक बार पढ़ने में। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से स्टार्ट ना करें, सीधा सीधा जो है वो आर्टिकल 1 से स्टार्ट करें या फिर आप जो मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है वहाँ से स्टार्ट करें। और इस तरीके से आप पढ़ते पढ़ते समझ जाएंगे कि क्या चीज़ें आपके इंपॉर्टेंस की है और क्या नहीं है। इसको भी आपको एग्जाम से पहले कम से कम 2 बार पढ़ना है। ट्रस्ट में, अगर आप एक बार पढ़ लेते हैं काफ़ी ध्यान से इसको, एक दिन में 1 चैप्टर आप आराम से पढ़ पाएंगे। थोड़ा समय आपको देना पड़ेगा।
और उसके बाद सेकेंड रीडिंग में आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। सेकेंड रीडिंग के समय इंपॉर्टेंट जो की चीज़ें हैं उनको बस हाईलाइट करते जाएं और इस तरीके से आपका ये लक्ष्मीकांत 2 बार कंप्लीट हो जाएगा। जो नेक्स्ट चैप्टर है, सब्जेक्ट हमारा, वो है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के लिए मैं आपको बोलूँगा कि अगर आप बहुत ज़्यादा आपके पास समय है, हालांकि मुझे लगता है कि इतनी सारी चीज़ों को पढ़ने के बाद आपके पास उतना सारा समय होगा नहीं, अगर आपके पास बहुत सारा समय है तो आप इंडियन ज्योग्राफी के लिए माजिद हुसैन के बुक को फॉलो कर सकते हैं। अगर आपके पास उतना समय नहीं है तो कम से कम आप 11th और 12th के एनसीईआरटी को ज़रूर फॉलो करें। अगर आप 11th और 12th के एनसीईआरटी को 11th एंड 12th के एनसीईआरटी को अगर आप फॉलो करते हैं तो मुझे लगता है कि ये मोर देन सफिशिएंट होगा आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए। तो इसके लिए ज्योग्राफी के लिए कुछ भी नहीं करना है, आपको दो एनसीईआरटी आती हैं, दोनों को आपको कवर कर लेना है। एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन आता है, आप कहेंगे कि बिहार स्पेशल कहाँ से करें। दोस्तों बिहार स्पेशल के लिए कुछ स्पेशल करने की ज़रूरत है नहीं, मुझे जैसा लगता है। जब आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो जब बिहार की बात आती हो तो आप उस चीज़ को थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करें। जब आप पॉलिटी पढ़ रहे हो तो स्टेट गवर्नमेंट को आप ध्यान से पढ़ लें। जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो तो जो टॉपिक्स इकोनॉमिक्स के आते हैं, खासकर करंट अफेयर्स के, उसमें बिहार का क्या पर्सपेक्टिव है आप उसको देखें। ज्योग्राफी जब आप पढ़ रहे हो, जब सॉइल पढ़ रहे हो तो बिहार में सॉइल को पढ़ लें। जब आप क्लाइमेट पढ़ रहे हो तो बिहार के क्लाइमेट को पढ़ लें। इस तरीके से आप जैसे जैसे आपका सब्जेक्ट चल रहा हो उसी के पैरेलली आप बिहार को कवर कर सकते हैं। अगर आपको देखना हो कि सिलेबस क्या है, किन किन चीज़ों पे विशेष फोकस करने की ज़रूरत है, किन किन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, अगर आपको ये देखना हो तो आप एक बिहार स्पेशल के लिए क्राउन की एक बुक आती है, क्राउन पब्लिकेशन की, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि सिर्फ और सिर्फ क्राउन को पढ़ने से अब क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, थोड़े से एनालिटिकल क्वेश्चंस होते हैं। तो आप क्राउन को अपने साथ रखें, चाहे आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो। जब आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो तब भी साथ में क्राउन को रखें। जब सत्याग्रह चल रहा हो, चंपारण सत्याग्रह, तो आप जब स्पेक्ट्रम से चंपारण सत्याग्रह पढ़ लें उसके बाद क्राउन से भी चंपारण सत्याग्रह को एक बार पढ़ लें, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बिहार के रिलेवेंस में होगा वो आपका उसी समय क्लियर हो जाएगा। और इस तरीके से आपका बिहार स्पेशल जो होगा वो पैरेलली चलेगा और इसके लिए अलग से टाइम निकालने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो मुझे लगता है कि यहाँ तक जो होगा अभी क्लियर होगा। और एक होता है मैथमेटिक्स, आपको पता है मैथमेटिक्स में क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, टाइप ऑफ क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। मुझे लगता है कि इतना बेसिक मैथ्स आपका क्लियर होगा ही कि आप छोटे छोटे क्वेश्चंस को कर सकते हैं। लेकिन फिर भी एक प्रैक्टिस अगर होती है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को अटैम्प्ट ले पाते हैं मैथ्स और रीजनिंग के। उसके लिए मैं आपको बोलूँगा कि आप सिर्फ और सिर्फ मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर रिलाई करें। अभी तक जितने भी मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पिछले 5 साल, 6 साल, 7 सालों में पूछा जा चुका है बीपीएससी के अंदर स्पेशली, आप उन सारे मैथ्स के क्वेश्चंस को देखें। उसके अलावा आप कुछ भी मैथ्स में करने की कोशिश ना करें। नेक्स्ट है हमारा कुछ वैसे टॉपिक्स है जिनको आपको करना ही करना है कवर। यहाँ पे जितने भी टॉपिक्स मैंने लिखे हैं को आप, मुझे पूरी उम्मीद है कि कम से कम एक क्वेश्चन तो हर टॉपिक से आपको देखने को मिल ही जाएगा आपके एग्जामिनेशन में। जैसे कि एक हो गया बजट, इकोनॉमी सर्वे। ये जो बजट है वो स्टेट का भी बजट और यूनियन का भी बजट, दोनों बजट को आपको कवर करना है। अब क्योंकि 2024 में आपका एग्जामिनेशन होने वाला है तो आप अब 2023 के बजट के ऊपर उतना ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। आप अभी इंतज़ार करेंगे, जब 2024 में जैसे ही बजट आता है आप उसको ख़त्म कर लेंगे। 1 फरवरी को यूनियन का बजट आ जाएगा और 28 फरवरी को बिहार का बजट आ जाएगा। आप दोनों बजट को अच्छे तरीके से काफ़ी डिटेल में जो है वो उसका एनालिसिस करेंगे और अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। हालांकि जब आएगा तो हम भी उस पर वीडियो लेकर के आएंगे। दूसरा इकोनॉमी सर्वे, सिमिलरली इकोनॉमी सर्वे भी जो है वो नेक्स्ट ईयर जब आएगा तब आपको पढ़ना है। अभी वाला भी इकोनॉमी सर्वे जो होगा उतना ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल नहीं होगा। नेक्स्ट है फॉरेस्ट रिपोर्ट। 2021 का जो फॉरेस्ट रिपोर्ट है वो आप पढ़ लेंगे, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन से स्टेट में फॉरेस्ट एरिया बढ़ा है, किसमें घटा है। फिर बिहार का जो फॉरेस्ट रिपोर्ट आता है आप उसको भी पढ़ेंगे। वहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि बिहार के कौन से डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट है, सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट डेंसिटी है, सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी कहाँ होती है, सबसे ज़्यादा ओपन फॉरेस्ट कहाँ है, डेंस फॉरेस्ट कहाँ है। ये सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। तो आपको फॉरेस्ट रिपोर्ट पढ़ना है। सेंसस 2011, चाहे आप किसी भी एग्जामिनेशन में बैठ रहे हो, सेंसस 2011 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इसको पढ़ें, आप इसको सेंटर के रेलेवेंस में भी पढ़ें और स्टेट के रेलेवेंस में भी पढ़ें कि बिहार में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कौन से डिस्ट्रिक्ट की थी, सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट कहाँ की थी, सबसे कम लिटरेसी रेट कहाँ की थी, तो सबसे ज़्यादा जो फर्टिलिटी रेट है वो कहाँ की है, मतलब इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट सबसे ज़्यादा कहाँ की है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट की है। इस तरीके से आप सेंसस को भी एक बार पढ़ें। तो आप जो फॉरेस्ट रिपोर्ट है और सेंसस है इसको आप अभी से चाहे तो कवर कर सकते हैं पैरेलली।
न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में आया था। ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर जितने भी प्रोसेसेस हैं, जितने प्रावधान हैं, उन सबको आपको पढ़ना है और बिल्कुल ही पढ़ना है, क्योंकि अब इसका इम्प्लीमेंटेशन भी स्टार्ट हो गया है। डिफरेंट डिफरेंट स्कीम्स इससे रिलेटेड हैं, आपको उस पर भी फोकस करना है। अभी हाल फिलहाल में नारी शक्ति वंदन अधिनियम आया था, 106 अमेंडमेंट एक्ट। काफ़ी ज़्यादा संभावना है कि आपके आने वाले एग्जामिनेशन में यहाँ से एक क्वेश्चन पूछ दे। G20 अभी इंडिया में हुआ है और उसमें दिल्ली डिक्लेरेशन हुआ है। तो दिल्ली डिक्लेरेशन में क्या क्या चीज़ें मेंशन की गई हैं, किन किन चीज़ों पे बात हुई है, कितने कंट्रीज़ थे वहाँ पे, और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें इवेंट्स हुई हैं G20 के दौरान, उसको आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चंस आप यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। साथ ही बिहार में अभी कास्ट सर्वे हुआ है, आप इस कास्ट सर्वे को काफ़ी ध्यान से पढ़ें। कौन सी जाति का सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, कौन सी जाति का सबसे कम पॉपुलेशन है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में कहाँ पे किस जाति का पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है, कम है, एससी की कितनी पॉपुलेशन है, एसटी की कितनी पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन ग्रोथ किस में हुआ है, किस में कम हुआ है। इन सारे चीज़ों पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी ये काफ़ी ज़्यादा ये हॉट टॉपिक रहा है हमारे बिहार के अंदर और अभी भी है। तो इसलिए यहाँ से क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं और तब तक ये टॉपिक पुराना भी हो जाएगा, तो बीपीएससी को काफ़ी मज़ा आएगा इससे क्वेश्चन पूछने में। नेक्स्ट है कंप्यूटर। कंप्यूटर के बेसिक्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे इस बार भी जो है वो 4 ऑप्शंस कंप्यूटर से रिलेटेड दे दिए थे और उसमें उससे क्वेश्चन थे। 68th बीपीएससी में भी कंप्यूटर से एक क्वेश्चन था। मतलब वायरस क्या होता है, कीबोर्ड क्या होता है, माउस क्या होता है, सीपीयू क्या होता है, इसका प्रोग्रामिंग क्या है, इसको कैसे ऑपरेट करते हैं, ये सारे चीज़ों को के बारे में जो है वो आपका बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है वो आपके पास होना चाहिए। यहाँ से एक क्वेश्चन हर बार कंप्यूटर से पूछता है, तो आप कभी भी समय निकाल करके 1 से 2 दिन अगर आप समय निकालेंगे 2-2 घंटे का, तो मुझे लगता है कि कंप्यूटर का जो बेसिक्स होगा वो आपका क्लियर हो जाएगा। एंड द नेक्स्ट वन इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, और यह है PYQ। अगर आपने इसको कर लिया तो मुझे ऐसा लगता है कि आपका सबसे पहले तो 80% कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा आपके एग्जामिनेशन में, और साथ ही आप 20% ज़्यादा क्वेश्चंस करके आएंगे। जितना भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करने वाले थे उससे 20% ज़्यादा क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करेंगे। कहाँ से PYQ करना है, कौन कौन से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगाने हैं, उस पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2022 और 2023 के क्वेश्चंस को आप कर लें, क्योंकि इस बार देखने को मिला है कि यूपीएससी से डायरेक्ट क्वेश्चंस जो है वो रिपीट करके बीपीएससी में पूछ दिया गया है। तो आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2022 और 23 के क्वेश्चंस को कर लेंगे, और अगर आपके एग्जाम से पहले 2024 का भी यूपीएससी हो चुका होगा तो आप उसके भी क्वेश्चंस को देख लेंगे अच्छे तरीके से। साथ ही यूपीपीएससी जो हुआ है अभी, उत्तर प्रदेश का जो सर्विस कमीशन का जो एग्ज़ाम है 2023 में, आप उसके क्वेश्चंस को देख लेंगे। अगर 2024 में भी हो चुका होगा आपके एग्ज़ाम से पहले तो आप उसको भी एक बार देखेंगे। 68th एंड 69th बीपीएससी को काफ़ी ज़्यादा डिटेल में देखने की ज़रूरत है। 68th एंड 69th बीपीएससी एक ऐसा मोड़ था जहाँ से बीपीएससी ने यूपीएससी की तरफ अपना यू टर्न लेना स्टार्ट किया है, अपना टर्न लेना स्टार्ट किया है। इसका मतलब यह है कि 68th और 69th बीपीएससी का एनालिसिस अगर आपने काफ़ी अच्छे से कर लिया और आपने पकड़ लिया कि क्वेश्चन का लेवल कैसे बढ़ रहा है, किस तरफ क्वेश्चन का पैटर्न जा रहा है, एग्जाम का पैटर्न जा रहा है, तो आप आसानी से क्रैक कर पाएंगे कि आपका अगले एग्जाम में आने वाले जो टॉपिक्स होंगे वो कहाँ से आएंगे, क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे, कैसे आपको पढ़ने की ज़रूरत है। तो 68th और 69th बीपीएससी को काफ़ी डिटेल में करेंगे। इसके अलावा मैं आपको बोलूँगा कि आप पिछले 5 से 6 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एक बार कम से कम ज़रूर देख लेंगे। मुझे लगता है कि अगर आप इतना करते हैं तो ये काफ़ी आसान होगा आपके लिए कि आप अपने एग्ज़ाम को अगली बार ना कि सिर्फ प्रीलिम्स को क्रैक कर पाएंगे बल्कि मेंस में भी आप काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल रहेंगे। देखिए यहाँ पे अभी आपको देखने में लग रहा होगा कि इतने सारे बुक्स हैं, इतने मोटे मोटे बुक्स हैं, और हर एक सिलेबस, हर एक सब्जेक्ट के लिए इतने सारे मैंने कंटेंट्स आपको बता दिए, आप ये कवर कैसे होगा। आप मत भूलें कि आपके पास 6 से लेकर के 8 महीने का समय है। अगर आप एक सब्जेक्ट को कवर करने पे अगर आप 1 मंथ का टाइम देते हैं तब भी आपका 6 महीने में ये 6 से 7 सब्जेक्ट जो है वो पूरा का पूरा कवर हो जाएगा। बाकी का जो 2 से 3 महीना होगा वो आप रिवीजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस में लगाएंगे। तो आपके पास अभी भी सफिशिएंट टाइम है, अगर आप चाहें तो काफ़ी कंफर्टेबली इसको कर सकते हैं। अगर आपने इन सारे बुक्स को फॉलो कर लिया तो मुझे ऐसा लगता है कि आप जो है वो यूपीएससी 2024 के एग्ज़ाम में भी बैठने के लिए आप अच्छे खासे कॉन्फिडेंट तरीके से तैयार रहेंगे। लेकिन आपका टारगेट चूंकि बीपीएससी है तो अपने आप को थोड़ा सा ऊपर रख करके चलना पड़ेगा, अपने तैयारी को थोड़ी सी ऊपर दर्जे की चुनौती देनी पड़ेगी, और इसीलिए मैंने आपको इन सारे बुक्स को सजेस्ट किया है। और मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ कि अगर आपने इसको होल हार्टेडली पढ़ लिया, समझ करके पढ़ लिया, एक बार समझ के पढ़ लिया, दोबारा बिटवीन द लाइन्स पढ़ा
और तीसरी बार में बस मोटे मोटे लाइंस को रिवाइज करके अगर आप एग्जाम में चले गए, प्रीलिम्स में आप काफ़ी ज़्यादा सेफ स्कोर के साथ पास करेंगे और मेंस में आपको पता ही नहीं चलेगा कि मेंस में मतलब कितनी आसानी से आप मेंस को निकाल के लेकर के चले गए हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करने की ज़रूरत रह जाएगी प्रीलिम्स के बाद। तो आप अभी से लग जाइए और इन सारे टॉपिक्स को कवर करने पे अपना फोकस कीजिए। एक बार में 2 सब्जेक्ट को उठाइए। एक सब्जेक्ट मैं आपको बोलूँगा कि आप जीएस का कोई एक सब्जेक्ट उठा लीजिए और दूसरा करंट अफेयर का मैगज़ीन उठा लीजिए। साथ ही साथ अगर आप चाहें तो न्यूज़पेपर को भी ऐड कर सकते हैं। न्यूज़पेपर में एक इंग्लिश न्यूज़पेपर को ऐड कर लें अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं, और एक स्टेट लेवल के जानकारी को रखने के लिए आप हिंदी न्यूज़पेपर को भी ऐड कर सकते हैं। बट अगर आप न्यूज़पेपर नहीं भी पढ़ पाते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आप एक सब्जेक्ट जीएस का और एक करंट अफेयर्स, ये 2 चीज़ों को आप अगर लेकर के चलते हैं और एक महीने में एक सब्जेक्ट जीएस के एक सब्जेक्ट को कवर करने का अगर आप टारगेट रखते हैं तो मुझे लगता है कि 6 महीने में आप पूरा सिलेबस अपना कवर कर लेंगे और अगले 2 से 3 महीने में आप आसानी से रिवाइज कर लेंगे। और शायद इतना ही आपके पास समय बचा है आपकी एग्जामिनेशन के लिए, तो अब और ज़्यादा देर मत कीजिए, आप अभी अपने तैयारी को स्टार्ट कर दीजिए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जो है वो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगा और आपको आपकी एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन में ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में डालें और हमें सजेशन दें कि आपको अगले वीडियो हमारा किस कॉन्टेक्स्ट में चाहिए और हम आपकी किस तरह से हेल्प कर सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।